पति जैसा भी हो, बीवी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। जब वे नहीं होता तो औरत की जिंदगी जीते जी जहन्नुम जैसी हो जाती है। लेकिन मैं बदनसीब हूँ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही बेटा था। वह अंधेरी रात में कैसे भूल सकती हूँ जिसके अंधेरे में मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आमिर मेरा 22 साल का बेटा था, घर का आखिरी वारिस और आखिरी सहारा भी था। मेरे पति के इंतकाल को कुछ महीने ही हुए थे। वे एक रात एक लड़की को अपने साथ घर ले आया और कहने लगा कि मुझे इससे शादी करनी है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वजह ही ऐसी थी, मैं कभी भी आमिर की शादी उस लड़की से नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे इनकार करने पर आमिर आपे से बाहर हो गया। उसने उस लड़की को तो वहाँ से भेज दिया, लेकिन मेरा हाथ पकड़ कर वह मुझे ज़बरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले गया। मेरी जान उस वक्त निकल गई जब उसने मुझे बेड पर पटका और कहने लगा कि आज तुम्हें तुम्हारे इनकार की सज़ा मैं खुद दूंगा और दुनिया वालों के सामने तुम मुंह छिपाती फिरोगी। उसकी बात का मतलब समझकर मेरा गम और गुस्से से बुरा हाल था। मैंने कहा कि शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और फिर उसने मेरे साथ वह किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आमिर मेरी इकलौती औलाद थी, इसलिए मेरा पति ने उसके सारे नखरे को उठाया था। इसलिए उसमें बदतमीजी रग रग से भरी हुई थी। वह किसी से भी तमीज़ से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति इससे यह कहता हुआ आया था कि आमिर तो मेरी जायदाद का अकेला वारिस है। बचपन से ही बच्चा जब ये बातें सुनता है तो उसके दिमाग में खुद ही खुद कई बातें आ जाती हैं। आमिर के साथ भी यही मसला था। वह पूरे घर में ऐसा रहता था जैसे कि वह मालिक है और मैं उसकी नौकर हूँ। मुझे याद नहीं कि उसने मुझे कब अम्मी कहा था। मेरा नाम मरियम है और वह मुझे मरियम कहकर पुकारता था। पहले पहले जब उसने मुझे यह कहकर पुकारा तो मुझे लगा कि मेरा पति मुझे इस नाम से पुकारता है तो आमिर भी शायद इसी वजह से उसकी ज़ुबान पर ही यही आ गया है। मैंने उसे टोक दिया। मैंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, तुम मुझे अम्मी कहा करो। लेकिन वह 7 साल की उम्र में भी मुझे ज़्यादा बुरा था और कहने लगा कि मैं तो तुम्हें मरियम ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उसकी बातें बहुत बुरी सी लगी थी। मैंने उसे एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरा पति उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और आमिर स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। मैं उसे नाश्ता बना कर दिया तो कहने लगा कि मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद। मरियम उसकी बदतमीजी पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मुझे अम्मी कहा करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वह कहने लगा कि तुम मेरी नौकरानी हो और मैं तुम्हें नौकरानी कहकर ही बुलाऊंगा। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका अंजाम मुझे तड़पा कर रख देगा। वे रोने लगा और इसी बीचों बीच में मेरा पति कमरे से बाहर निकल आया और आमिर से रोने की वजह पूछने लगा। आमिर ने मेरी तरफ इशारे से कहने लगा कि इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा कि ये मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझे अम्मी के बजाय मुझे नौकरानी कहकर बुला रहा था। मेरे पति ने मेरी बात मुकम्मल नहीं सुनी और मेरे मुंह पर तेजी से थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि होती कौन हो तुम मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली। तुझे मैं बताता हूँ मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन में ले गया और स्टोव चलाया और मेरे जलते चूल्हे पर मेरा हाथ रख दिया। मैं पूरी तरीके से चीखने लगी और चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे बेरहम पति को मुझ पर कुछ भी तरस न आया और आमिर ये देखकर हंसते हुए ताली बजा रहा था। और मेरा पति कहने लगा कि खबरदार, जो तुमने आमिर पर कभी हाथ उठाया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पति ऐसी हरकत भी कर सकता है, वह भी एक बच्चे की खातिर। जब बाप ही अपनी बीवी को अपने बेटे के सामने अहमियत नहीं देगा तो वे क्यों उसे अहमियत देगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरीके से कुछ आगे की तरफ गया। आमिर 10 साल का हो गया और उसकी बदतमीज़ी और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैं स्कूल से आता तो मैं खाना तैयार करके रख देती थी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती वह तूफ़ान खड़ा कर देता था। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था, मुझे कोई काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं पका था, कल का खाना मौजूद था। मैंने सोचा कि वही आमिर को दे दूंगी। आमिर जब स्कूल से वापस आया तो मैं बहुत मुश्किल से उसके लिए रोटी बनाई। वह सीधा किचन में आया और कहने लगा, नौकरानी मेरे लिए रोटी नहीं बनाई अभी तक, न जाने क्यों तुम इतनी सुस्त हो। मैंने कहा कि मुझे सुबह से बुखार है। मैंने खाना टेबल पर रख दिया, लेकिन कल वाला सब्जी देखकर उसने खाने की प्लेट पकड़ी और जोर से फर्श पर फेंक दी। तुम मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो। मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा कि मुझे सुबह से बुखार है, मुझे कोई काम नहीं हो रहा है, मैं बुखार में अभी भी तप रही हूँ। मेरा सर पूरी तरीके से चकरा रहा था, लेकिन आमिर भी अपने बाप की तरह बदतमीज़ था। कहने लगा कि ये ड्रामा मेरे सामने मत किया करो और चलकर खाना बना लो। मैं उसकी बात पर जोर नहीं दिया और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था।
और खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वे चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा से खाना बनाती। मेरा पति अपने ऑफिस से शाम को ही वापस लौटा था, लेकिन आज शायद आमिर के फ़ोन करने पर जल्दी आ गया। मैं उस वक्त बुखार में बेहाल पड़ी सो रही थी जब वह आया। मेरा हाथ पकड़कर झटके से मुझे उठाकर बिठा दिया। कहने लगा कि बदतमीज़ औरत, मैंने तुझसे शादी इसलिए नहीं की कि तू मेरे बच्चों को भूखा रखे। ये क्या है? कहकर वह मुझे बालों से पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था, सर चकरा रहा था। मैं घसीटते हुए अपने पति के साथ चली गई और बहुत ही मुश्किल से बोली कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मैंने खाना बना कर दिया था, लेकिन आमिर ने मैं बस इतना ही बोल पाई थी क्योंकि मेरे पति ने मुझे और ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया और फिर तवे पर मेरा हाथ रखकर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने लगे। मैं दर्द से चिल्ला उठी। बुखार तो पहले भी था, लेकिन अब दर्द की वजह से मेरी जान निकल रही थी। मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं चीखने लगी और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद पति मुझे कितनी देर तक मारता रहा मुझे कुछ याद नहीं रहा। आंखें खुली तो देखा कि मैं यूं ही किचन के फर्श पर पड़ी हूँ। मेरे हाथ जले हुए थे, मेरे बाल बिखरे हुए थे, पूरा वजूद दर्द कर रहा था। बुखार अभी भी था, लेकिन उसके बावजूद मैं घसीटते हुए उठकर पीछे हुए दरवाजे से टेक लगा दी। रात का कौन सा टाइम था जब मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। आमिर चलता हुआ किचन में आया और आकर मेरे सामने मुस्कुराहट करते हुए कहने लगा कि जब नौकरानी मालिक की बात न सुने तो उसका यही असर होता है। मुझे उस रोज़ से बहुत ज़्यादा नफरत हुई थी, आमिर से, लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो उस घर का मालिक था। यही सब तो वह सुनता रहा था। उसकी नज़र में तो अब अपनी माँ की ज़रा भी इज्जत न रही थी। पति ने मुझे अगले कई रोज़ तक कोई बात नहीं की थी, ना ही मुझे दवा ला कर दी थी। मैं घरेलू नुस्खे अपनाती हुई अपनी तबीयत ठीक करने लगी थी। उसके बाद तो कैसे भी हालत हो, चाहे मैं मर भी रही हूँ, तो मैं आमिर की बात को कभी रद्द नहीं किया था। उसके लिए ताज़ा खाना बनाया करती थी, उसके हर ताने को खामोशी से सहा करती थी, लेकिन इसके बावजूद उसका रवैया भी सही नहीं जा रहा था। पति ने भी अब मुझसे बात करनी छोड़ दी थी। वह आमिर से बहुत प्यार करते थे, मुझे बस यही कह दिया करते थे कि जो आमिर कहेगा बस तुम्हें वही करना है, उसके हुक्म के आगे तुम कभी मत जाना। मेरी भी यही कोशिश होती थी कि अब आमिर को कोई मौका ना दूं। मेरी सारी हसरत तो दिल में ही दफन हो चुकी थी। आमिर 12 साल का हो चुका था, अब समझदार था, लेकिन उसकी नफरत और बदतमीज़ी तो उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वह मुझे कभी भी तमीज़ से बुलाया ही नहीं करता था। एक रोज़ वह घर पर ही था, आज उसने स्कूल से छुट्टी की थी। मैं जब उसके कमरे के बाहर गई तो मुझे अंदर से एक अजीब किस्म की बदबू आने लगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से जब दरवाज़ा खोला तो अंदर आमिर बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट था। वे नींद में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। 12 साल के लड़के के हाथ में सिगरेट थी। मैंने आगे बढ़कर आमिर के हाथों से वे सिगरेट छीन ली और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ लगा दिया। मैंने कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हो। आने दो, तुम्हारे पापा को आज ही बताती हूँ। लेकिन आमिर ने तो हद ही कर दी। वे गुस्से से उठा और बिना लिहाज किए हुए मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं सुन से खड़ी हुई खामोश हो गई। वह मेरा बेटा था और अपनी माँ पर हाथ उठा चुका था। मैंने बेयकीनी ऐसी आमिर की तरफ देखा और बोली कि तुम्हें एक पल के लिए शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने मुझे ही थप्पड़ मार दिया। ये मुझे धक्का देकर और कहने लगा कि चल चल निकल यहाँ से, तू मेरी माँ नहीं है, सिर्फ एक नौकरानी है जिससे मेरा बाप झोपड़ी से उठा कर लाया था ताकि वह घर की साफ सफाई करा सके और मेरा हर हुक्म मान सके। दोबारा खुद को मेरी माँ कहा तो इससे भी बुरा हश्र करूँगा। उसके मुंह से जब ये सुना तो मेरी तो जान निकल गई। मैं रोने लगी, खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल कर आ गई। हाँ, ये सच था कि मैं सौतेली माँ थी, लेकिन थी तो माँ ही ना। मैंने उसे पाल पोस कर इतनी उम्र तक पहुँचाया था, लेकिन उसने आज मुझे बिल्कुल ही हद कर दिया था। मुझे आज भी वह रात याद थी जब मेरी माँ ने मुझे रुखसत करके आमिर के अब्बू के साथ भेजा था। मेरा ताल्लुक बहुत ज़्यादा गरीब घराने से था। आमिर का बाप जैसे लड़के का रिश्ता मेरे लिए आना उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि वे बहुत अच्छा खाते कमाते थे।
मैं तो जवान थी लेकिन आमिर के अब्बा बहुत ज़्यादा उम्र के थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने ज़रा भी सोचे समझे बगैर मेरी शादी आमिर के अब्बू से कर दी। और रुखसती से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझे यही कहा था कि तुम उस घर में कोई दूसरी बीवी बनकर जा रही हो। आमिर का एक माँ की तरह ख्याल रखना, अपने पति को कोई शिकायत का मौका न देना। ये ना हो कि कल को तुम पर कोई बात आए और वह तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। बेटी, तुम्हारा बाप एक मजदूर है और उसके सर पर तुम्हारे बाद और बेटियों का भी बोझ है। माँ की नसीहत पल्लू से बांधकर यहाँ पर आ चुकी थी। शादी की रात जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो वे कमरे में आते ही नहीं थे, क्योंकि आमिर उनसे बिना वजह ही जिद करके अपने पास रुका चुका था। और जब वह कुछ देर के बाद मेरे पास आए तो हमने कुछ बातें करी, तो फिर बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर आमिर कमरे के अंदर दाखिल हो गया और जिद करते हुए अपने पापा को अपने साथ ले गया। मुझे मेरे पति ने ये भी नहीं कहा कि तुम मेरी बीवी हो, ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालिक हो। उसने कहा कि ये घर है और मेरा सब कुछ आमिर का है, वे इस घर का मालिक है। आज उस मालिक ने मुझे मेरी असलियत याद दिला दी थी। शाम को जब आमिर के अब्बा घर पर आए तो मैंने उन्हें आमिर की हरकत के बारे में साफ बताया। आमिर तो उनके सामने साफ मुकर चुका था। कहने लगा कि अब्बू, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये औरत जानबूझकर बस मुझे आपकी नज़रों में गिराना चाहती है, वरना मैं क्यों सिगरेट पी लूँगा। आमिर के अब्बा को शक हुआ। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी भी लेकिन उनको उनके सामान में से कुछ भी नहीं मिला। वह उल्टा मुझ पर ही चढ़ गए और बात सुनाते हुए कहने लगे कि अगली दफ़ा मेरे बेटे पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना मैं तुम्हें अपने बेटे की देखभाल के लिए ही यहाँ पर लेकर आया था और फिर तुम्हें इस घर से बाहर निकलने में 1 मिनट भी नहीं देरी करूँगा। मैं तो डर की वजह से बिल्कुल चुप सी हो गई। आखिर करती भी क्या, आमिर को उसके हाल पर छोड़ दिया तो वह बर्बाद हो जाता। ये सब देखकर भी खामोश रहना पड़ा। वक्त इसी तरीके से तेज़ी से गुजरा और आमिर बड़ा होता गया। वह मुझे तू तू कहकर बुलाया करता था और नौकरानी कहकर अपने सारे काम कराया करता था। पति को भी अब मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं तो बस नौकरानी ही बनकर रह गई थी। लेकिन एक दिन मेरे ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। जब आमिर 16 साल का था तब मैं प्रेग्नेंट हो गई। उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऊपर वाले ने मेरी गोद को भी भर दिया था। मेरा अपना बच्चा अगर हो जाता तो शायद पति के दिल में मेरी भी अहमियत बढ़ जाती। ये सोचकर मैं भी खुश हो गई। ये खबर सुनकर मेरा पति भी खुश था। उसका रवैया मुझसे बेहतर हो गया था, लेकिन ये बात आमिर से बर्दाश्त नहीं हुई। वह मुंह से फुलाकर बैठा हुआ था, लेकिन मैं भी परवाह नहीं करी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये खुशी कुछ दिनों की ही मेहमान है। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया, लेकिन फिर भी मैं खाना खुद ही बनाती थी। मैं दोपहर को उठी तो सोचा रात के लिए खाना बना लूँ, लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हो गई तो मैं पूरे तरीके से मेरा पैर फिसल गया और अगले ही लम्हे में मुंह के बल गिरकर बहुत तेजी से गिरी थी और किचन में सर्फ वाला पानी गिराया गया था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मैं चीखने चिल्लाने लगी। जब आमिर हंसता हुआ किचन में दाखिल हो गया, कहने लगा कि तू अपने सपूलिया को मेरी जायदाद में हिस्सेदार बनाना चाहती थी, ले मैं आज उसे भी ख़त्म कर दिया। ये सब कुछ मेरा है और इसमें मैं किसी को हिस्सेदारी नहीं बनने दूंगा। मैं रात तक वहीं पर तड़पती रह गई। आमिर घर से बाहर चला गया। जब पति घर पर आया तो मुझे देखकर डॉक्टर के पास ले गया। मेरा बच्चा ख़त्म हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन इसका इल्ज़ाम भी मेरे पति ने मुझ पर लगा दिया। मैं किचन धोने की कोशिश करी तो मैं गिर गई। ये बात भी आमिर ने उन्हें बताई थी। आमिर अब 19 साल का हो चुका था और उसकी आदतें और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कई कई रात घर से बाहर रहता, झूठ बोलकर अपने पापा से पैसे लेना, दुनिया भर की बुरी आदत उसके अंदर समा गई थी। उसकी संगत इतनी बुरी थी कि मोहल्ले से शिकायत आना शुरू हो गई। लेकिन आमिर के अब्बा को तो उस पर अंधा एतबार था। एक रोज़ कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। उसका साया सर पर था तो मैं खुद को महफूज समझती थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल ही तनहा हो चुकी थी। आमिर तो कभी भी मेरा ना बना था। भला मैं मुझसे कहाँ मोहब्बत करता। अब्बू के वफात पर वह भी दुखी रहा था, लेकिन फिर सब कुछ भूलकर जिंदगी के मज़े लूटने लगा। वह तो अब मुझसे और ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगा था। एक रोज़ उसने ऐसा किया कि इसके बाद मैं कभी कभी सोचा भी नहीं था। वह एक लड़की को लेकर घर पर आ गया। वह लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। आमिर उसे चुप करने लगा। मैं आमिर को कभी देखती कभी उस लड़की को। आमिर उस लड़की को किडनैप करके लेकर आया था। वह रोती हुई मुझसे कहने लगी, आंटी ऊपर वाले के वास्ते मुझे बचा लो, ये आमिर मुझे मार देगा, ये ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। आमिर गुस्से से कहने
कहने लगा कि मैं आज और अभी इसके साथ शादी करने वाला हूँ। ये नौकरानी जाकर मेरा कमरा सजा। आज मेरी सुहाग रात है। मैं किसी तरीके से भी उसकी शादी उससे नहीं होने देना चाहती थी। वह लड़की डर की वजह से मुझसे लिपट कर माफ़ी मांगने लगी। वह मासूम लड़की तो कॉलेज में पढ़ती थी, गरीब बाप की बेटी थी और वह उस लड़की से ज़बरदस्ती शादी कर रहा था। उसने उस लड़की को बहुत फंसाने की कोशिश करी और जब वह उसके झांसे में ना फंसी तो उसे ज़बरदस्ती शादी कर रहा था और उसे ज़बरदस्ती घर पर लेकर आ गया था। आमिर इस हद तक गिर सकता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं उस लड़की को आमिर से छुड़वा कर अपने पास लेकर आ गई और गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती कभी भी नहीं करने दूंगी। जाकर इसे वापस छोड़ कर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह हद पार करते हुए मेरे पास आया और मुझे झिंझोड़ते हुए बोलने लगा कि क्या करेगी और तू क्या कर सकती है नौकरानी, इतने पर निकल आए हैं तेरे। चुपचाप लड़की को तैयार कर, वरना। मैं आमिर को डांटने लगी और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी शादी कभी भी इस लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती की तो मैं पूरे मोहल्ले को तुम्हारी करतूत के बारे में बताकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगी। लेकिन आमिर तो आग बबूला हो चुका था। उसकी आंख को ठेस पहुंच गई थी कि उसकी सौतेली माँ ने उससे ज़बान लगाई। वह मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने ज़बान चलाएगी? आखिर तुझे किसने इजाज़त दी इतना बोलने की? तू मेरे सामने खड़े होकर इतना ज़्यादा बोल सके? आज मैं तेरा वे हाल करूँगा कि तू तेरी जैसी औरतें 10 जन्म तक तेरी हालत याद करेंगी। मैं तो उससे डर की वजह से देखने लगी। इससे पहले कि कोई और काम करती, आमिर मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और वहां जाकर पटक दिया। मैं हैरत से बेयकीनी से आमिर को देख रही थी। आखिर वे क्या करने वाला था? आमिर जो दिख रहा था दिमाग मानने को तैयार नहीं था। वह दरवाज़ा बंद कर चुका था और मैं हैरान थी, उसे देख रही थी कि आखिर वे क्या करना चाहता है। वे मेरे पास आया और मेरे से बोला कि अब देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। तुम सारी ज़िंदगी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। उसका ये लहजा सुनकर मैं दंग रह चुकी थी। आखिर वैसा भी क्या सोच सकता था। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और वे एक तेज थप्पड़ उसकी मुंह पर दे मारा। वह बिलबिला उठा। मैं उसके चेहरे पर थूक कर बोली कि शर्म करो, माँ का दर्जा रखती हूँ तुम्हारा। अंधे मत बनो, तुम इंसान हो, जानवर नहीं हो। खुद को इतना मत गिराओ कि दोज़ख में भी तुम्हें कोई जगह न दे। उस कर हाय हो चुका था। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे साथ जो गलत हरकत करनी चाहिए, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पर तो जैसे किसी मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। मैं सौतेली ही सही, लेकिन उसकी माँ थी, उसके मरहूम बाप की बीवी। मैंने उसे अपने आप से दूर किया, लेकिन वह तो मुझे ज़बरदस्ती करना चाहता था। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया। बालों से पकड़कर मुझे गालियाँ बकता हुआ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती थी। आमिर जैसा दरिंदे लड़के को आज सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने साइड टेबल पर मौजूद कांच का गुलदान उठाया और आमिर के सर पर देकर मार दिया। मैंने आमिर के सर पर वार किया। वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। खून की फुवार बहने लगी। उसके सर में कांच के टुकड़े फंस चुके थे और वह तड़प रहा था। मैं हांफती हुई आमिर को देख रही थी। फिर आखिरी बार उसके सर पर दोबारा से गुलदान पटक कर बोली, थू है तुम पर और तुम जैसों पर, मुझे शर्म आती है। मैं नासूर हो जिसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए। तुम इंसान नहीं हो, सांप हो जिसे दुनिया जहाँ की इज्जत और मोहब्बत देकर भी देख ली, उसके बावजूद वे अपने ही पालने वालों को डसना नहीं छोड़ता। आमिर जमीन पर गिरा तड़प रहा था, चिल्ला रहा था और मदद मांग रहा था। लेकिन मैं वहीं जमीन पर पड़ी चटाई पर पड़ी रो रही थी। आमिर की सारी बचपन की यादें बदतमीजी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी। मैंने एक नज़र अपने वजूद पर डाली। बिखरे बाल, जगह जगह से फटे हुए कपड़े, मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। और आमिर की तरफ देखा तो अब उसने हिलना बंद कर दिया। अब वह मर चुका था। उसका खून मेरी तरफ आ चुका था, लेकिन मैं इसी तरीके से बैठी उसे देखती रह गई थी। धन्यवाद दोस्तों।